I think it is also accounts, it is also finance, it is also taxation, costing. Right, So tax. it is a lot of areas, different areas coming together. Okay. So CA is a person who has a lot of knowledge regarding these fields. All these fields, हाँ. right. 30 years में आपने आपके जेब से 18 लाख रुपए दिए, वो डाले, उसका वैल्यूएशन 30 years के बाद एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इट विल बी 1 करोड़ 15 लाख रुपीज. हाय गाइस, वेलकम बैक टू एवरेज इंडियन गाय. माय नेम इज नितिश डिडोकर और आज हम आए हैं हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट सीरीज शूट करने एंड वी आर एट कासा ग्रीन रिसोर्ट एट नाशिक एंड हमारे साथ है अथर्व पाटिल हु इज NISM सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, हैज वेरियस सर्टिफिकेशन ऑफ स्टॉक मार्केट and has assets under management of around 20 crores and that too at the age of 24, which is a achievement, huge achievement in itself. Thank you. So huge round of applause for you, bro. And joining him we have CA Archit Kulkarni, who is also a CFA level 3 candidate and ACCA affiliate, and he has secured all world rank 4 and all India rank 1 in subject named APM, Advanced Performance Management. So welcome to both of you guys. Thank you so much for having us in your first ever podcast. So starting with you Archit, तो आप हमें बताएं कि what made you pursue CA? आपने CA क्यों as a career choose किया और आपने CA का कोर्स कब complete किया? My father being a chartered accountant, I always looked up to him. Like he was the first role model I had in my life. And बचपन से मैं उनके पास जाता था और वो जब काम करते थे तब मैं उनके साइड में जाके बैठ के बातें करता था कि पापा आप ये क्या कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, CA क्या करता है. तो आई थिंक वहाँ से शुरुआत हुई एंड आई कम्प्लीटेड माई जर्नी और आई पास माई एग्ज़ाम ऑन जुलाई ऑफ 2022. Okay, nice. So you completed your CA at the age of? When I gave the exam, I was 22. When the results came out, I was 23 that time. So 22, we can consider 22. You completed CA at the age of 22. Nice है. बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि बिकमिंग अ CA इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल और मैंने इसको देखा था पढ़ाई करते वक्त, इतने ऐसे मोटे मोटे बुक्स एंड आई वाज लाइक भाई हमसे ना हो पाए ये. he used to study like I have means we are childhood friends, so I have seen him studying for hours and hours. So आप ये भी बताओ कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है, आपने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए. लाइक वी यूज्ड टू प्ले गेम्स एट नाइट, तो जब एग्जाम्स होती थी ये बंदा ही वाज टोटली ग्राउंडेड, कुछ नहीं, गेम्स नहीं, फ़ोन नहीं, सोशल मीडिया पूरा डिटॉक्स सब बंद. सो वो पार्ट भी आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट एंड शेयर विद अस. ओके, सो ड्यूरिंग माई एग्जाम्स उसके पहले अराउंड 3-4 months आई हैड टू स्टडी लाइक 8-9 hours और 9-10 hours एवरी डे. एंड ड्यूरिंग एग्जाम्स वो तो 12 घंटा 13 घंटा हो जाता था. एंड talking about sacrifices, it was a lot of efforts, and it requires a lot of small sacrifices, throughout the journey. And अभी अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जब मेरे सब फ्रेंड्स जाते थे बाहर घूमने तो मेरे को भी बहुत लगता था कि यार हाँ मतलब मैं भी जाना चाहिए यार, और अपन कितनी मस्ती करते हैं हाँ वही वो ब्लॉग पे नहीं आ सकता बट ठीक है मतलब हाँ क्योंकि गेमिंग वाज समथिंग वी यूज्ड टू डू ऑलमोस्ट एवरी नाइट, लाइक ऑलमोस्ट बैक इन दोज डेज. तो हम सब खेल रहे हैं, मैं इसके घर पे जाके खेलता था बहुत से टाइम पे क्योंकि तब मेरे पास लैपटॉप नहीं था, BSNL का इशू. हाँ और मेरा इंटरनेट भी खराब था. तो बट देन ही यूज्ड टू लाइक नहीं मतलब नहीं उतना सेल्फ कंट्रोल वो टाइम पे मेरे पास भी नहीं था. मतलब इंजीनियरिंग के वक्त तो छोड़ ही दो, हम वो पबजी रात भर मतलब 6-8 घंटे रात को खेलते थे. बट दिस गाय ही सैक्रिफाइस्ड इट एंड लगता ईजी है बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट ईजी. ये छोटी छोटी चीज़ें बट वो सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. सो आई हैव सीन दैट इन हिम. सो सैक्रिफाइसेस है, एफर्ट्स है, उसके सिवा तुम्हें बड़े रिजल्ट्स तो मिलने वाले. And since we are talking about the journey, definitely the journey was difficult, but like friends जो आपके से जब friends रहते हैं you both, so journey थोड़ा easy होता है definitely. एग्जाम के टाइम पे we used to call each other मतलब yeah, and used to go on car ride. हाँ definitely, so that helped me a lot, वो stress handle करने के लिए. So it goes to you also, कि अगर आज मैं see you तो it is because of you guys also. It's actually because of the entire group of us. It's just his goodness that is acknowledging us. But it's all totally his effort. It's totally his effort. I agree with his point कि थोड़ा zone out हो जाते हैं वो zone से बाहर. फ्रेंड्स के साथ बात करके, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है, we are a group of
almost 8, 10, 12 guys. और of course सबका साथ में मिलना होता नहीं है, बट जब कभी भी हम जितने भी लोग मिलते हैं ना, वी हैव फन, वी टॉक अबाउट रैंडम स्टफ, बकचोदी वगैरह सब चलती रहते हैं. सो इट हेल्प्स अस गेट रिलैक्स्ड एंड यू नो बाकी विद फ्लो में चलते रहता है. सो नाउ टेल मी अर्चित कि CA क्या करता है? व्हाट डज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डू एक्चुअली एज अ प्रोफेशन? ओके, सो टू आंसर दिस क्वेश्चन आई थिंक आई यूज़ एन एग्जाम्पल, तो उससे बहुत ईजिली समझ जाएगा. तो इमेजिन करो कि एक क्लाइंट है, वो कुछ नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं. तो द क्लाइंट गोज टू हिज CA. सो फर्स्टली द CA विल गाइड द क्लाइंट as to how the business has to be structured. So should the business be a proprietorship or should it be a partnership or should it be a company? Okay. फिर उसके बाद फंड्स रेज करने पड़ेंगे. बिजनेस करना है तो फंड्स लगेंगे, राइट? तो फंड्स कहाँ से रेज करने हैं? सो हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स हैव टू बी इशूड, हाउ मेनी डिबेंचर्स हैव टू बी इशूड, राइट? एंड वंस द फंड्स आर रेज्ड, CA विल गाइड देम एज टू हाउ द इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी मेड. सो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चालू हो जाएगा, राइट? तो उसके बाद जब जैसे प्रोडक्शन चालू होगा तो कॉस्ट कहाँ पे कट कर सकते हैं, Right. तो वो भी CA हेल्प कर सकता है उसमें. प्रॉफिट कहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इज देयर एनी स्कोप टू यू नो फर्दर कट डाउन कॉस्ट्स, सो उसमें भी CA डू हेल्प आउट. एंड लास्टली आई फील कि इवेंचुअली जैसे साल खत्म होगा, ईयर एंड होगा, तो वैसे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है कंपनी का. तो क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट फॉर्मेट में बने, जो स्टैंडर्ड्स इशू किए है क्या उसमें बने, वो तो भी CA करता है. So as you can see, chartered accountants play a very crucial role in a lot of different fields. तो मतलब ये फाइनेंस रिलेटेड ही है कि इन जनरल मेजर फाइनेंस है? हाँ, I think it is also accounts, it is also finance, it is also taxation, costing. Right, so right. it is a lot of areas, different areas coming together. Okay. So CA is a person who has a lot of knowledge regarding these fields. All these fields, हाँ. right. एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं डिबेंचर्स एंड ऑल, ये नाउ मैं जैसे अभी MBA कर रहा हूँ, तो हमें MBA में सिखाया गया है, बट अगर मैंने सीखा नहीं होता तो इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड. सो आई गेस अगर हमारे व्यूअर्स को ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है तो शायद हमारे और एक अलग वीडियो करना होगा सिर्फ आपके साथ, so that you can explain all these things, assets, depreciating assets and all that stuff and how that works. Definitely. But it is interesting, it's definitely interesting cause काफ़ी दिमाग लगता है, बट पैसे बचाने हो तो एट द एंड ये लोग ही काम आते हैं, क्योंकि भाई ये लोग बराबर ढूंढ निकलते हैं कहाँ से कैसे बचाने होते हैं. So मैक्सिमम लोगों के मन में ऐसा स्टीरियोटाइप रहता है कि CA मतलब टैक्स फाइलिंग, उतना ही रहता है. Exactly. So he explained it with a example कि वो पूरा वर्क फ्लो कैसे रहता है, क्या क्या CA करता है. So that is pretty elaborate that he did. Right. Okay, हमें ये तो पता चल गया कि CA क्या करता है एंड CA कैसे वे में हमें हेल्पफुल हो सकते हैं, बट हमें CA के एग्जाम के बारे में बताइए और कैसे, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और हाउ इट गोज ऑन, हाउ वाज योर जर्नी टू फॉर बिकमिंग अ CA. Okay, so CA as a course is divided into 3 levels. The first level is CA Foundation, which is MCQ. Okay. The second exam is the intermediate level, and the third exam is the CA final level. So a candidate has to clear all the 3 levels, and उसके बाद he has to apply for membership to the Institute of Chartered Accountants of India, and then he'll be awarded the designation of Chartered Accountant. Then he can use the prefix before his name. Okay. So throughout this journey, I got to learn a lot of different things from various fields. So during my studies, I learned a lot of new things about financial reporting, taxation, costing, then auditing, law. So I know this because ये subjects है मुझे MBA में, but this is too much. और आपने काफ़ी डिटेल में किया होगा. Right, हाँ. So जैसे भी हर लेवल होते जाता है ना, तो वैसे the depth inside each subject increases multifolds. So there's a lot of depth in each subject, but I feel you know once you get into that you'll just love the course. मतलब बहुत सारा knowledge मिलेगा different fields का. All right. As you are pursuing CFA, हमें CFA के बारे में, CFA के एग्जाम के बारे में भी थोड़ा और बताइए, so that viewers will get to know कि CFA क्या फ़ायदा है if they do CFA. Okay, so CFA it stands for Chartered Financial Analyst, and I'm sure आपने भी सुना रहेगा इसके बारे में. It is like a very popular course, and it is one of the top courses in finance and investment management. And so I have cleared my level 1 and level 2, and now I'll be appearing for level 3. So the structure of the exam is that level 1 and level 2, these both exams are
totally MCQ based. Level 2 has some case based MCQs. Okay. And level 3 it has some subjective part also and some MCQs also. So how are you preparing for your level 3? Okay, so और when अभी is the exam? Like okay, the attempt now is in August. I'll be appearing for my level 3 in August now. Oh भाई. And so currently I'm working in my dad's firm. तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है मैनेज करना, यू नो, वर्क एंड देन उसके बाद थोड़ा स्टडीज. तो हाँ, तो अभी ऐसा रहता है कि फॉर सम टाइम आई एम इन द ऑफिस एंड देन इन द इवनिंग आई स्टडी फॉर लाइक 1 or 2 hours or 2 or 3 hours डिपेंडिंग ऑन हाउ टायर्ड आई एम. तो ये पूरा तू ट्रायड कब से करने वाला है? 8-10 घंटे. अच्छा, वो तो आई थिंक ड्यूरिंग द लास्ट 15 days ऑफ द एग्जाम, तो तभी ऐसा रहेगा कि फुल टाइम आई विल बी स्टडिंग फॉर द CFA ओनली. भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा पढ़ता है भाई. मैंने पूरी ज़िंदगी में इतनी पढ़ाई नहीं की है जो इतना करता है. बट ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट इन इज लाइक बाय द वे ही स्पीक्स पोटेंशियल है. एंड CA और CFA लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट किया है. आई एम प्रीटी श्योर ये CFA लेवल 3 भी कर देगा. So yeah, good luck for that. Thanks for that. Thank you so much. Okay, now getting over to you, Atharva. So ये हमारे NGS के फाइनेंशियल गुरु. He is into finance. इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है. So I had a conversation with these two guys during lockdown period, and that time was a very peak time to invest in shares, right? क्योंकि तब सब पूरा डाउन ही था ऑलमोस्ट मार्केट कोविड पैंडेमिक की वजह से. So I got to understand how stock market works, or like basic understanding of share market and trading and finance investments. But anyway वो मेरे से होना नहीं वाला था क्योंकि उसमें टाइम इन्वेस्ट करना होता है. तो उसके लिए I entrusted this guy with my money, and cause I know इसका एक्सपीरियंस है, इसका नॉलेज है, and my portfolio is in profit, so I'm happy with whatever is going on right now. And इनके सबसे बड़े बहुत से बड़े पोर्टफोलियो में मेरा छोटा सा इन्वेस्टमेंट है. तो हमें बताइए व्हाई और हाउ फाइनेंस फॉर यू इन योर लाइफ. जैसे अर्चित ने उसके डैड को आइडलाइज करके वही जर्नी फॉलो की. That's the same story for me. Nice. My dad has been into finance for past 25 years. Wow. So उनका जो जर्नी मैंने स्टार्टिंग से अभी तक देखा है, वो सब not that kind of journey, how he intellectually got knowledge of it. Right. So वो I consider him as an idol. और बचपन से whenever I had any kind of finance query and anything, I used to go to dad and he used to tell me. So वहाँ से वो फैसिनेशन डेवलप हुआ मेरे लिए. So हर एक बच्चे को 8, 9, 10 के बच्चे को भी आजकल स्टॉक मार्केट में थोड़ा फैसिनेशन लगता है कि क्या हो रहा है, पैसे कमा रहे लोग एंड ऑल. सो वो एक चुल मेरे भी मन में मची थी तभी. तो आई यूज्ड टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस, ही यूज्ड टू आंसर मी, आई यूज्ड टू रिसर्च अबाउट इट. सो वहाँ से मेरा फाइनेंस का जर्नी स्टार्ट हुआ. इवन इफ आई परस्यूड इंजीनियरिंग, फिर भी मेरे मन में यही था पहले से कि मुझे फाइनेंस में ही जाना है. इंजीनियरिंग छोड़ के इंजीनियर सब करते हैं यार. दिस और सबके घर पे पापा ही बोलते हैं क्या करना. No, मेरे केस में अलग था. मेरे केस में तो मेरे डैड पहले से बोल रहे थे तू कॉमर्स कर, BCom में जा. बट उल्टा है. हाँ, बट मेरा ऐसा था कि आई विल गो फॉर साइंस, आई एम फॉर इंजीनियरिंग, बिकॉज हमारे बिल्डिंग में एक बंदा IIT में गया था. सो इसने IIT के क्लासेस भी लगाए थे. सो मेरे IIT के क्लासेस वगैरह भी लगाए थे. सैडली इट डिडंट वर्क आउट, बट एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड. इवेंचुअली आई वेंट इनटू फाइनेंस. मैं एसेट था इनके अंडर. फर्स्ट सेकंड ईयर से आई एम इनटू ट्रेडिंग. तब से मैं डैड के साथ डिस्कस करके वगैरह ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैंने उनसे सीखा. देन आई स्टार्टेड टू इन्वेस्ट माई मनी इनटू इट. आई स्टार्टेड टू लर्न व्हाट आर लॉसेस, व्हाट आर प्रॉफिट्स. फिर वहाँ से फिर आई वेंट इनटू अंडरस्टैंडिंग द होल फील्ड ऑफ फाइनेंस. So that's where the start of finance came into my life. So also you वो सुन के लगा कि you had a hands-on experience from a very early age. Yeah. वो that is very important. That's why I think it's necessary for every student to get into know something about finance. Actually, or at least a little intro about stock market. Yeah, that's what my next question was. Yeah. अभी टीनेज, चलो आई पर्सनली फील कि हमें लेट पता चला फाइनेंस के बारे में. एटलीस्ट मुझे तो भी एट द एज ऑफ समथिंग 23, 22. सो व्हाट डू यू थिंक कि फाइनेंस का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज, क्योंकि ये हमें स्कूल में सिखाया नहीं गया है. हाँ, वो करिकुलम में तो है नहीं. आई फील शुड बी देयर इन सिलेबस. क्योंकि जितने अर्ली स्टेज में, एज फार एज आई नो एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल एंड यू गाइस, जितने अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं उतना वो लॉन्ग रन में फायदेमंद होता है. सो नाउ एज यू आर इनटू फाइनेंस, तो आप आपके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से बताइए कि
what should be the right age, or at least age you should start investing and planning your finances as a teenager or adult? I'll go for literacy kind of point of view. Right. So I am not saying that you should directly invest your money or hard-earned money. At the early age, you don't have that kind of capital or that kind of money that you can afford to lose. Right. Because obviously, if you are making profits, somebody is making losses in front of you. That's why you are making profits. So, एकदम early age में you should not invest money into it. I'm saying you should have literacy into it. So ये सब आपको थोड़ा कोई ब्लॉग्स पढ़ के, कोई रिसर्च करके, या फिर कोई बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ के. सो मेरे घर पे तो बिजनेस पेपर डेली आता था. सो आई यूज्ड टू रीड दैट. वहाँ से मैंने मेजरली सीखा है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते तू इतना सीखा है, तूने कहाँ से सीखा. मैंने बोला मेरे घर में एक बड़ा टीचर है, तो मेरे को क्या ज़रूरत है. एंड रीडिंग, बीइंग इनटू बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली, बिजनेस पेपर्स एंड ऑल, वो सब पढ़ के देन आई गॉट टू नो कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है. सो वो लिटरेसी आने के लिए यू शुड बी interested into this field, and you should have that literacy kind of stuff from your 11th 12th only. You should have get into it. अभी तो कोविड राइज के बाद, मीन्स फॉल के बाद तो राइज बहुत बड़ा हुआ है. सो उसके बाद में लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज हो गए. व्हाट वी कॉल इन आवर लैंग्वेजेस रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स. सो दे आर न्यू एज इन्वेस्टर्स. उनको वो बहुत फैंटेसाइज करता है ये फील्ड. सो वो, but many of the people are like, we don't want to get literate, we just want to earn money. So ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे fraudsters, scammers है. You should stay away from it. And you should learn first stock market and then get into it with money. So you should first get an education. Yeah, you should first get an formal education. Education in, I'm not saying that you should get certification all. You should have a basic idea. How it works. How it works. Stock market ऊपर जाने पे कैसे पैसे मिलते हैं, नीचे जाने पे क्या होता है. How you have to handle your emotions. So वो एक literacy आने के लिए you don't need money in hand. You just need some interest towards learning. Interest plus एक I would say awareness चाहिए, क्योंकि देखो यार awareness at the age of, मतलब चलो 12th के बाद भी कंसिडर, या फिर 12th में या 12th के बाद, सबको सारा पता होता है लड़की कैसे पटानी है, बट मतलब किसी ने सिखाया नहीं होता, सीख जाते. हाँ. क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा इंटरेस्ट है. बट फाइनेंस इज समथिंग आई पर्सनली फील ये भी तुमने खुद से सीखना चाहिए. तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं चाहिए, क्योंकि there is ample of information available on internet, right? क्योंकि when I got to know about finance from you guys, then I also started watching videos on YouTube about finances and all. So information तो बहुत है, but it depends कि तुम किस में इंटरेस्ट. मतलब हाँ, लड़की की साइड डेट पे भी जाओ, और वो डेट पे तुम खुद इन्वेस्ट करके जो पैसे प्रॉफिट कमा रहे हो उस पे लेके जाओगे, तुम्हें ज्यादा मजा आएगा और तुम बता भी पाओगे. यस, एक बंदा वही करता था. ओके, सो जो आपने मेंशन किया अबाउट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, लाइक ट्रेडिंग इन जनरल, पैंडेमिक के बाद लोगों ने रॉबिनहुड इन्वेस्टर और समथिंग. सो ट्रेडिंग एग्जैक्टली कैसे करते हैं, क्या करते हैं, या फिर डिस्क्लेमर से, या फिर आपने आपके जर्नी में और इन जनरल लाइफ में किसी दूसरों की जर्नी में क्या क्या देखा है, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, उस बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए, सो दैट दे, आई वॉन्ट देम टू गेट द रियलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग. कि जो गुडी थिंग होते हैं लोगों के, हाँ भाई इतने कमाए ट्रेडिंग में, ये कमाए. There are a lot of bad things which I have known from you guys. So I would like you to talk about that as well. I would like to clear a myth. बहुत मतलब हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के लोगों का, उनका ऐसा कहना होता है कि उन्होंने कई कुछ एक्सपीरियंस किया होता है कि स्टॉक मार्केट को सट्टा कहते हैं. राइट. बिकॉज दे हैव हर्ड सम स्टोरीज कि किसी ने इन्वेस्ट किया, उसके 15 लाख के 2 लाख हो गए, 10,000 के 20 हो गए, या 10,000 के 2,000 हो गए. दोनों साइड की स्टोरीज है. बट याद क्या रहता है? लॉस याद रहता है कि उसके हार्डशिप्स में उसको पैसा चाहिए था, तभी उसके पास पैसा नहीं था. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि बिफोर गेटिंग इनटू इट यू शुड लर्न अबाउट इट. सो देयर इज अ पार्ट टू लर्न इनटू स्टॉक मार्केट. यू शुड नॉट डायरेक्टली एंटर विथ योर कैपिटल इनटू इट. सो I suggest this to every investor or any friend that comes to me कि मैं स्टॉक मार्केट में घुसना है, मैं कैसे घुसूँ, क्या करूँ. So what I do, I tell him कि तेरे पास ऐसा कोई कैपिटल होगा, ऐसा कोई कॉर्पस होगा कि दैट इवन इफ गोज आउट इट वोंट अफेक्ट यू फाइनेंशियली. पूरा ही अगर, हाँ, पूरा तो चले नहीं जाएगा, द वे आई एम टेलिंग यू, उससे पूरा तो नहीं जाएगा. हाँ, सो बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. और आज तक जितने भी आपने स्टोरीज सुने हैं जिनके उन्होंने 1990s में 10,000 के शेयर लिए, आज उसका वैल्यूएशन 2-4 करोड़ है, तो वो क्यों हुआ? Because they stayed into that stock for that particular time. So that is the time value that they got for their money.
सो वो पेशेंस अगर आप में है देन ओनली यू शुड कम इनटू स्टॉक मार्केट्स. सो द वे दैट आई एम टेलिंग यू टू एंटर इनटू स्टॉक मार्केट, पहले आप ऐसा कॉर्पस लेके आओ कि वो कॉर्पस जाने से भी आपके डेली रूटीन या फिर आपके फाइनेंशियल साइकिल में कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए. सो वो कैपिटल आप लेके आओ. पहले आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सीखो. सो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में क्या होता है, वी सिट इनटू दैट स्टॉक, वी बेट ऑन दैट स्टॉक एंड से दैट इट विल रीच टू दिस वैल्यू in a certain period of time. So that period is a longer period. It's for 5 months, 6 months, 7 months. 2 दिन में तो स्टॉक बढ़ना या घटना ये कोई नहीं बता सकता. करेक्ट. ये आपको किसी हाँ वॉलेटिलिटी बहुत है. देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. सो यू जितना आप ब्रॉडर एस्पेक्ट बनाते जाओगे ना उतना आपका श्योरिटी बढ़ता जाएगा. बिकॉज स्टॉक मार्केट ओवर अ होराइजन पीरियड ऑफ 3 to 4 years इट्स ऑलवेज इंक्लाइनिंग अपवर्ड्स. सो आप एक अच्छा स्टॉक पिक करोगे तो योर स्टॉक इज डेफिनेटली गोना राइज अप. 75% स्टॉक्स तो ऊपर ही जाते हैं 3 years के साइकिल. हाँ डिपेंडिंग. हाँ एग्जैक्टली. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट. लिक्विडिटी वो काफ़ी टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगे. विल डू दैट लेटर. सो हाँ एक अलग वीडियो करेंगे उसके लिए स्पेशल. सो यू हैव टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर स्टॉक कि ये अच्छा है, इसका नेट प्रॉफिट्स कैसे है, नेट सेल्स कैसे है, ये कंपनी R&D पे खर्चा कर रही है. स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप मतलब जिनका पर कैपिटल इनकम कम होता है, रेवेन्यू कम होता है वो कंपनी. कोई भी कंपनी जो बड़ी हुई है वो किसी एक स्मॉल पॉइंट से स्टार्ट हुई है. बट द थिंग इज 100 कंपनी स्मॉल पॉइंट पे स्टार्ट हुई, ऊपर पहुंची 5 ही. सो यू हैव टू एनालाइज वो 100 कंपनी में मेरी वाली जो 5 कंपनी है वो कौन सी होगी. सो दैट इज द एनालिसिस काइंड ऑफ स्टफ दैट यू हैव टू लर्न इन इट. सो 6-7 महीने का पीरियड या 12 महीने 18 महीने का पीरियड अगर तुम लोगे तो तभी तुम्हें समझ में आएगा कि वेदर योर बेट इज राइट और रॉन्ग, वेदर इट इज गोइंग अगेंस्ट यू और वेदर इट इज गोइंग इन योर फेवर. एंड यू विल ऑल्सो लर्न देयर इमोशनल जो आपका कंट्रोल रहता है कि यार मैंने तो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो तो आधा हो गया, अभी क्या करूँ. बहुत लोग ऐसे आते हैं कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, ऐसे ऐसे हुआ. तो दैट टाइम आई आस्क्ड देम कि तूने क्या सोच के इन्वेस्ट किया था, व्हाट डिड यू थिंक व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू दैट स्टॉक. हाँ सो वो लोग बताते हैं मुझे टिप मिला था, इसने बताया, उसने बताया. देन आई डायरेक्टली टेल हिम उसको जाके पूछ. जिसने टिप दिया उसको पकड़ भाई. या सो दैट इज अ हार्ड रियलिटी. अगर आप किसी के कहने पे अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, पैसा तो आपका है, प्रॉफिट भी आपका ही होगा, लॉस भी आपका ही होगा. अगर मतलब यू आर सो सीरियस एंड कंसर्न्ड अबाउट योर मनी व्हिच एवरीवन इज, तो यार सोच समझ के इन्वेस्ट करो या फिर कंसल्ट राइट पर्सन या फिर किसी ब्रोकर या इन्वेस्टर को दे दो. सो दैट्स द थिंग आई वुड से. क्योंकि लॉस मुझे खुद को नहीं जाए, इवन आई डोंट वांट कि किसी और को लॉस हो जाए. लॉस होना तो है किसी को, क्योंकि किसी को प्रॉफिट होगा तो किसी को लॉस होगा. दैट्स अ पार्ट ऑफ शेयर मार्केट. बट स्टिल इट्स बेटर टू प्रॉपर इन्वेस्ट इन प्रॉपर कंपनीज एंड डूइंग प्रॉपर एनालिसिस. अब ये फंडामेंटल वगैरह टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, ये अगेन पहले तो एक्चुअली आपने मुझे सिखाया था, बट देन इवन MBA के कोर्स में भी मुझे ये है. तो इस बारे में कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होगी, व्हाट इज फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, तो ये भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए. सो फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया, जो 4-5 पॉइंट्स बताए कि कंपनी कैसे ग्रो हो रही है एंड ऑल. सो फॉर दैट काइंड ऑफ एनालिसिस दैट यू डू in that particular company's balance sheet. So that is basically a fundamental analysis. So तुम उस कंपनी के सारे फिगर्स फैक्ट्स सब चेक करते हो, तुम उसकी हिस्ट्री निकालते हो और तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो. यू कैंट से श्योर शॉट कि यही होगा, यू जस्ट प्रेडिक्ट इट डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट. नॉट एग्जैक्टली पास्ट, द करंट सिचुएशन, करंट फिगर्स, उनके बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, उस हिसाब से यू गेट टू नो कि वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है एंड हाउ फाइनेंशियली स्ट्रांग, उनके पास रेवेन्यू कितना है, कैश कितना है, इनफ्लो आउटफ्लो क्या है. वो हिसाब से यू कैन डिसाइड कि वेदर इट इज़ गोना ग्रो और वेदर इट इज़ गोना बी स्टैग्नेंट और यू गेट टू नो अबाउट इट बेसिकली. सो दैट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस इज़ बेसिकली चार्टिंग. सो चार्टिंग क्या होता है, इट वर्क्स ऑन स्टैटिस्टिक्स. So many a times what happens, there are some patterns into stock market. Many people use candlestick patterns. So candlestick क्या होता है, एक candle होता है, उसमें एक center में एक block रहता है. So this block basically represents open and close. If this candle is red, then the upper point will be the opening point, entry point, and the lower point will be the exit point. उसका मतलब क्या, ऊपर से नीचे आया.
ये ब्लॉक पे क्लोज हुआ, और ऊपर की जो स्टिक है that is the range that it has traded in. It has touched that price, it has touched this price also, but it entered here and it closed here. That is for red candle, and for green candle it's vice versa. नीचे enter, ऊपर exit. So that is so these candlestick patterns over a period you get to see different patterns. उसमें cup and handle pattern होता है, then M pattern होता है, head and shoulder होता है, flag होता है. There are n number of patterns in it. So you will get to know once you get a little knowledge into it. But it's not that these patterns always follow. It again comes to a chance. So वो एक breakout मिला या नहीं मिला, उस हिसाब से आपको एक पोजीशन में एंट्री करने के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. रादर देन मैं आज गया मार्केट में, अरे ये स्टॉक दिख रहा है, उसमें डाल दिए, गया ऊपर तो मिले, नहीं गया तो. सो इधर आपको एक प्रोबेबल चांस मिल जाता है ये पैटर्न देखने के बाद कि ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी पहले 50-50 थी, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 60-40 हो गई, 70-30 हो गई, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पैटर्न्स. सो उस हिसाब से यू कैन टेक एंट्री. सो दैट इज बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस. एंड देन अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट या फिर वी कैन सी कि ये कंपनी फ्यूचर्स को बेस्ड है कि लाइक फ्यूचर में इसका अच्छा रहेगा, राइट, तो वो एनालिसिस है, फिर उसको क्या बोलते हैं और वो एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? सो वो एनालिसिस जो करते हैं, दोज पीपल आर कॉल्ड अ स्टॉक एनालिस्ट. So they have the resources to do that. They have that kind of connections. उनको actual market scenario पता होता है. They have bigger terminals around them. So जहाँ से वो actual data निकाल सकते हैं. As a common person we can't do that. Right. So हम क्या देख सकते हैं? We can trade into cyclic stocks. So cyclic stocks क्या रहता है? अपना year around एक cycle रहता है. समर आता है, विंटर आता है, रेनी सीजन आता है. सो समर में कौन से स्टॉक्स चलेंगे? रेफ्रिजरेटर, एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स. दिवाली आता है, दिवाली में इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स. सो यू कैन ट्रेड इनटू दोज साइकिल्स. सो दैट इज व्हाट यू कैन डू. क्वाइट सिमिलर टू, या देन देयर इज वन अदर साइकिल. कोई भी इलेक्शन आता है, जब भी पास आता है इलेक्शन, सो गवर्नमेंट ट्राइज टू do as much possible that much expenses on infrastructure. तो infrastructure में आप stocks ले सकते हो. So you can bet on that particular infrastructure stocks. Nice. और जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि अथर्व भाई 20 करोड़ का एसेट मैनेज करते हैं उनके अंडर, और उन्होंने प्रॉमिस किया थोड़ा बहुत हमें भी देंगे बाद में. 40 लाख 40 लाख. एनीवे, तो एसेट मैनेजमेंट इन जनरल क्या होता है और आप हाउ डू यू मैनेज इट, और क्या एग्जैक्टली एसेट मैनेजमेंट लोगों का काम होता है, ये हमें बताइए. Okay, so basically what our firm does is we do financial planning of our investors. So any investor that comes to us, he has some life story. Abhi someone is of 30 age, someone is of 20 age, someone is of 50 age. So everybody has their particular life story, and according to that we have to plan his particular investments, whatever corpus he has. So हर एक अभी विल टेक एग्जांपल ऑफ आर एज पीपल. सो उनका लाइफ के गोल्स क्या रहता है? दे हैव जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, दे वांट टू सेव सम कॉर्पस, दे हैव टू गेट अ गुड अपार्टमेंट फॉर देम, दे हैव टू गेट अ गुड व्हीकल फॉर देम. फिर उनके एस्पिरेशंस रहते हैं, कुछ एसेट्स क्या अच्छी बीवी. देख भाई, पैसा है तो बीवी आएंगे, लड़की आएंगे. सही बोल, वो भी सही है. उसके लिए बैंक बैलेंस चाहिए. तो वो बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाना है? बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाना है वो मैं बता. बैलेंस कैसे बढ़ाना, तो फिर इनके पास है. यस, स्मार्ट कैपिटल. उसका नंबर डाल देंगे. ओके, सो बेसिकली हर एक के स्टोरी के अकॉर्डिंग वी हैव टू गो. सो वो कितना रिस्क ले सकता है, उसके पोर्टफोलियो में हम कितना डेट पोर्शन, कितना इक्विटी पोर्शन, उसको कितना रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं हम हर एक क्लाइंट का, और उस हिसाब से उसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हम लोग डिप्लॉय करते हैं. सो इफ़ एनी इन्वेस्टर कम्स टू अस एंड ही हैज़ डन एनी इन्वेस्टमेंट्स प्रायरली, पहले उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स में काम किया होता है. सो वी गाइड देम अलॉन्ग, वो पहले का पोर्टफोलियो वी गाइड देम कि उसमें क्या गलतियाँ हुई है, क्या नहीं हुई है, और इस हिसाब से हम उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके वी टर्न अराउंड दैट. सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई वर्क अंडर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ऑल्सो नाउ टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स अगेन, आप हमें बताइए कि एट व्हाट एज, कौन सी एज में मैंने या फिर इन जनरल किसी ने भी कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करके कितने साल तक उसको कितने रिटर्न्स मिलने के चांसेस है, तो ये एक सिंपल वे में कैलकुलेट करके अगर एक्सप्लेन कर सकते हो. सो बेसिकली देयर इज़ अ सिंपल कैलकुलेशन फॉर इट.
आपको रेट ऑफ रिटर्न अगर कैलकुलेट करना है, सो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट हाई होता है, इन्फ्लेशन भी हाई होता है. सो देयर इज़ अ रेट ऑफ रिटर्न के लिए एक सिंपल कैलकुलेशन है. सो दैट इज़ आपको जीडीपी ग्रोथ रेट जो इंडिया का है ऑन एन एवरेज 7%. सो जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस इन्फ्लेशन, that is the rate of return that you can expect on your investments. Okay. So that goes around 7% is GDP growth rate and 5% is inflation. Okay. So that goes around 12%. Okay. So we can calculate a safe return around 12%. Okay. But that over a horizon period. So वो horizon period Indian markets में कितना है? So that is around 3 years. Okay. जैसे मैंने पहले बताया कि आप 3 इयर्स का इंडियन मार्केट के कौन से भी इंडाइसेस पे एक 2 पॉइंट प्लॉट करो, so that will always be inclining. Okay. And on an average it will always be 12%. So that is the tenure, minimum tenure that you have to stay into that particular investment. Alright. And that is the return that you can expect. उसके नीचे क्या होता है, 3 इयर्स का अगर आप एक ग्राफ पकड़ोगे, उसमें अगर आप 2020 और 21 पकड़ोगे तो उसमें एक आपको वी शेप दिखेगा. Okay. जो है कोविड पैंडेमिक का. सो वो वी शेप में कोई बंदा, अभी मेनी पीपल विल हैव दिस क्वेश्चन कि यार कोविड में तो कितने लोगों के पैसे गए. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस जस्टिफिकेशन. तो जिस बंदे ने एक टॉप पे इन्वेस्ट किया है और वो बॉटम पे निकला है, उसका तो पैसा गया. ही लॉस्ट 40-60% अमाउंट ऑफ मनी. सो दैट इज व्हाट द इंडेक्सेस, दैट इज व्हाट द रेट द इंडेक्सेस हैव फॉलन. कुछ स्टॉक्स तो उससे ज्यादा गिरे थे. सो यू विल से कि यार 40-50 तक का तो लॉस हुआ, ये बंदा गलत बोल रहा है. आई एम सेइंग 3 इयर्स टाइम फ्रेम. सो 3 साल की टाइम फ्रेम में, और कोविड का पैंडेमिक भी आ गया, उसके बाद में मार्केट 12% पॉजिटिव रेट में उसने मैच किया है. सो दैट इज बिकॉज वी हैव अ ग्रोइंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी. यही केस कोई डेवलप्ड नेशंस है. फॉर एग्जाम्पल विल टेक यूएस में क्या है, यूएस में बेसिक नीड्स जो रहते हैं लोगों के, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, अपार्टमेंट, ट्रैवल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज ऑल सॉर्टेड. वहाँ पे सारी सड़कें बन चुकी है, सारे पब्लिक सर्विस के चीज़ें बन चुकी है. दैट इज़ अ डेवलप्ड नेशन. इसलिए उनका जीडीपी ग्रोथ रेट और उनका इन्फ्लेशन वो एक कम रहता है. दैट्स वाई द रेट ऑफ रिटर्न देयर इज़ लेस. बट इन इंडिया वी आर नाउ ग्रोइंग. हमारे अभी रिसेंटली आपने ही सुना होगा कि हमारे हर एक गांव में अभी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है, हर एक गांव में अभी पानी का नल पहुंच चुका है. So this is a developing economy. All the nations around the globe are investing in India. Then why should we invest in US stocks? Why should we invest in crypto and other kind of models? Crypto तो भाई नाम. So oh भाई. So that is a hoax. मार खाया crypto में. नको. So I'll show you a basic calculation. So अभी आपने जैसे पूछा हमारे एज के लोगों ने रिटायरमेंट फंड अगर चाहिए तो फिर उन्होंने किस अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहिए. So I'll calculate monthly SIP amount of 5,000 rupees. Okay. So at the age of 25. Okay. You will be retiring at 55. Okay. I'll not consider 60. I'll consider 55. You are retiring at 55. So you have 30 years in hand. Alright. So for 30 years, I'll not calculate with 12%. I'll calculate by 10%. So that you get a floor idea, not a ceiling idea, not a higher minimum value समझेगा. Minimum value. हाँ. So 5,000 की भी अगर आपने एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की मंथली और उसका 10% रेट ऑफ रिटर्न मिला तो कंपाउंडिंग होके आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 18 लाख रुपीज़ इन 13 ईयर्स. उसका वैल्यूएशन होगा, हाँ, 30 ईयर्स में आपने आपके जेब से 18 लाख रुपए दिए, वो डाले. उसका वैल्यूएशन 30 ईयर्स के बाद एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इट विल बी 1,15 लाख रुपीज़. So that is the kind of value that you can. 21 दिन में हो सकती है. वो तो लक्ष्मी पैसे लेके चली जाएगी. Bro, what do you say again? 18 लाख के एक to be precise 1,13,96,000. Damn भाई. 1,15,000 roughly. यही मैंने 15 लाख सॉरी. नहीं छोड़ अभी, और बचपन में पैसे भी होते नहीं थे. Yeah, there is again a other way you can plan for your children. Means अभी कोई एक कपल है, उनको जस्ट बच्चा हुआ है, so there is a mutual fund scheme also, children gifts fund. So उसमें क्या रहता है, you start the SIP at whatever age your child is, till 18 you pay for his SIP, pay for his investment, and after that, after 18 for his, consider it that you are investing it for his formal education. 12th के बाद मेजरली बैचलर्स डिग्री, किसी को बाहर जाना होता है, किसी को मास्टर्स के लिए,
तो तभी आपके पास एज अ पेरेंट आपको कॉर्पस के लिए चिंता करनी नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए वो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पैटर्न है। सो इसी कैलकुलेशन में अगर मैं महीने का 2,000 लेता हूँ और बच्चे के पास 15 ईयर्स है, व्हेन योर किड गेट्स 3 इयर्स दैट टाइम यू आर स्टार्टिंग द इन्वेस्टमेंट, तो भी आपके पास 3,60,000 का यू गेट 8,35,000. So it goes around your money gets doubled. से भी ज़्यादा। So that is the thing that you can do. There are various plans. That's what I am बच्चा telling. उतना वर्थ इट चाहिए यार पर। हाँ मतलब तू अपने बारे में मत सोच। यू गॉट इट राइट। मेरे जैसा बच्चा अगर मेरे ही रहता ना, आई विल डाउट कि इस पे साला खर्चा करूँगी नहीं मैं। एनीवे जोक्स अपार्ट, तो ये स्कीम डिपेंडिंग अपॉन इन्वेस्टमेंट, तुम कितना इन्वेस्ट कर रहे हो मंथली उस हिसाब से रिटर्न्स भी चेंज होंगे। Yeah, right. And mutual funds का history ऐसे- basically म्यूचुअल फंड्स का मेन जो है, वॉरेन बफेट सेज दैट देयर इज अ सेवेंथ वंडर दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग. हाँ, तो कंपाउंडिंग तभी होगा जब आप उसको एक स्पेसिफिक टाइम लॉन्ग टाइम दोगे. तो जितना लॉन्ग आप उसको टाइम दोगे, मे बी आपकी वैल्यू छोटी हो फिर भी इट विल मल्टीप्लाई. राइट। जितना टाइम मिलेगा उतना मल्टीप्लाई होगा. ओके, सो दिस वाज आवर शॉर्ट पॉडकास्ट वीडियो. इनके पास बहुत सा शेयर करने के लिए, बट वी आर डिस्ट्रिक्टिंग इट विथ टाइम. सो इन केस आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, फाइनेंस, CA, ट्रेडिंग, कुछ भी, तो लेट अस नो अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट में बताइए, सो दैट हम और एक अगला वीडियो प्लान करके और आपके क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए बना सकते हैं. एंड दिस बीइंग माय फर्स्ट वीडियो, आई वुड लाइक टू थैंक कासा ग्रीन फॉर अलाउइंग अस टू होस्ट दिस वीडियो हियर. एंड दिस प्लेस इज़ रियली अमेजिंग. मतलब गर्मी में हम यहाँ बैठ के, यहाँ इतनी हवा आ रही है. हाँ, मैं ये फुल स्लीव्स शर्ट पहन के भी आई एम नॉट फीलिंग हॉट, और इतनी जोर से हवा, आई डाउट प्रॉपर यार मैं शर्मा गया. एनीवे, इतनी हवा है कि यार डाउट यहाँ पे साउंड प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ होगा भी कि नहीं. बट एनीवे, इट्स अ गुड प्लेस, और यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा अमेजिंग है जो हम अभी ट्राई करने वाले हैं. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू, अथर्व एंड अर्चित, for joining me in my first podcast video, and my friend Ashish Pawar, who is behind the camera, who came straight away from Boston for this video. So yeah, this is it. I hope you enjoyed the video. I hope you learned something new, and stay tuned. Comment any doubts or anything you have in the comment section, and see you in the next video.